बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 9th, नेशनल बुक फाउंडेशन, फेडरल बोर्ड, न्यू सिलेबस, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन 1। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। आप लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स फाइंड करें जो इस लाइन को आपस में मिला रही है या दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। तो एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को फाइंड करना है जो गिवन पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। पार्ट नंबर 1, 2, 5, 6, 9। इसमें लेट कर लें, लेट a x1 y1 इक्वल टू 2, 5 एंड b x2 y2 इक्वल टू 6, 9। तो ये दो पॉइंट्स आपने ले लिए, इसको x1 y1 x2 y2 कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो कैसे अप्लाई करना है। द मिड पॉइंट m ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स a एंड b इज। तो एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट m जिसके एंड पॉइंट्स a और b हों उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। फार्मूला क्या है? m इक्वल टू x1 प्लस x2/2, यानी दोनों पॉइंट्स के दोनों एंड पॉइंट्स के x कंपोनेंट्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड, कॉमा y1 प्लस y2/2, यानी दोनों पॉइंट्स के y कंपोनेंट्स को भी ऐड करें और 2 पे डिवाइड। इस तरह से आपको मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। m x1 की जगह 2 प्लस x2 की जगह 6 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की जगह 5 प्लस y2 की जगह 9 डिवाइड बाई 2। ये 6 प्लस 2 8/2 और ये 9 प्लस 5 14/2। 2 1s are 2 4s are एंड 2 1s are 2 7s are। तो यहाँ पे हमारा ए बी का मिड पॉइंट आ गया 4,7। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में फिर आपके पास दो पॉइंट्स हैं। लेट ए x1 y1 इक्वल टू -1 0 एंड b x2 y2 इक्वल टू 2, 2। तो ये दो आपको पॉइंट्स गिवन है। द मिड पॉइंट m ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स a एंड b इज। तो मिड पॉइंट m जो एक लाइन सेगमेंट का है जिसके एंड पॉइंट्स a और b हैं, उसका फॉर्मूला है अगेन सेम वही फॉर्मूला जो आपने पार्ट 1 में यूज़ किया। m इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2, यानी दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों को x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, कॉमा लगा के दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो आपको उस लाइन सेगमेंट का जो इन दोनों पॉइंट्स को मिला रहा है उसका मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। सो m इक्वल टू x1 की जगह -1 प्लस x2 की जगह 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की जगह 0 प्लस y2 की जगह 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 -1 1/2, कॉमा 0 प्लस 2 2/2, 2 1s are 2 2 1s are 2, यहाँ 1 आ जाएगा। तो आपका मिड पॉइंट बनेगा m इक्वल टू 1/2, 1। तो ये आपका मिड पॉइंट बन गया m इक्वल टू 1/2, 1। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलें। लेट a x1 y1 इक्वल टू 1.4, -1.5 एंड b x2 y2 इक्वल टू 2.6, 3.5। द मिड पॉइंट m ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स a एंड b इज। तो वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जिसके एंड पॉइंट्स a और b हों, वो कैसे फाइंड होगा? उसी फॉर्मूले से जिससे पहले दो पार्ट सॉल्व किए हैं। m इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। इसमें फर्स्ट पॉइंट का कॉमा से पहले वाला जो नंबर है ये x है, इसको x1 कह दिया और कॉमा के बाद वाले को y1। सेकंड पॉइंट में कॉमा से पहले वाले नंबर को x2 और कॉमा से बाद वाले को y2। तो आप इनकी वैल्यूज को अब इस फार्मूले में पुट करें और ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। x1 की जगह 1.4 प्लस x2 की जगह 2.6 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की जगह -1.5 प्लस y2 की जगह 3.5 और डिवाइड बाई 2। फिर m इक्वल टू 2.6 में 1.4 ऐड करेंगे, 4/2 ये 2 आ गया और 3.5 माइनस 1.5 ये 2 आ गया और 2/2 ये 1 आ गया। तो आपका थर्ड पार्ट के अंदर मिड पॉइंट है 2,1 और ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये लेंथी भी है काफ़ी, इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग है।
और इस क्वेश्चन को कुछ सॉल्यूशंस में गलत सॉल्व करवाया गया है, तो मैं आपको ना सिर्फ ये क्वेश्चन सही सॉल्व करवाऊंगा बल्कि रेफरेंस भी दूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और जो फॉल्स है वो क्यों फॉल्स है और जो ट्रू है वो क्यों ट्रू है। तो इस कंडीशन को सामने रखते हुए ये डायग्राम मैंने फुली लेबल कर दी है। इनिशियली आपके पास सपोज करेंगे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल या फोर साइडेड फिगर है। क्वाड्रिलेटरल जो है वो कोई भी फोर साइड फिगर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम ही हो या रोम्बस ही हो। वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम टाइप फिगर जो है वो हो सकती है, या किस तरह की कोई और फोर साइड फिगर जो है वो हो सकती है। तो इसमें ये फोर साइड फिगर हमारे पास थी, इस फिगर को हमने ड्रॉ किया, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे वो हमने ड्रॉ किए, ये ए बी सी और डी। इसमें ए के कोऑर्डिनेट है 1 0, बी के कोऑर्डिनेट है 5 2, सी के कोऑर्डिनेट है 2 6 और डी के कोऑर्डिनेट है -3, 2। यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कर दें, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कर दें, सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 कर दें और डी के कोऑर्डिनेट्स को x4 y4 कर दें। अब जो फर्स्ट आपके पास जो रिक्वायरमेंट है इस डायग्राम की, वो ये कह रहा है कि आपके पास ई एफ जी और एच ये मिड पॉइंट्स हैं, इस डायग्राम के मिड पॉइंट्स हैं। आप इनको मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करें और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाएं और एक डायग्राम ड्रॉ करें। और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद चेक करें कि ये डायग्राम जो है वो कौन सी टाइप की है, यानी ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है। तो इसके ऊपर भी हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम इस गिवन क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स फाइंड करते हैं। तो लेट ई x5 y5, क्योंकि d तक हमने x4 y4 यूज कर लिया है, e के साथ कोऑर्डिनेट x5 y5 करते हैं। लेट ई x5 y5 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये ए बी लाइन का मिड पॉइंट e है और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x5 y5 कर लेते हैं। तो कहते हैं कि ई x5 y5 जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो फिर क्या होगा कि ए बी के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, ए बी के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, तो आपको ए बी का मिड पॉइंट e मिल जाएगा। तो e इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 और e इक्वल टू ये x1 की जगह 1 और उसके बाद आगे जरा प्लस 5/2 कॉमा y1 की जगह पे 0 और प्लस y2 की जगह पे 2 डिवाइड बाई 2। तो 5 and 1 6/2 कॉमा 2 प्लस 0 2/2। तो 6/2 जो है 3 है और 2/2 जो है ये 1 है। तो 3, 1 जो है वो आपके पास e की वैल्यू है। तो e की वैल्यू आ गई 3, 1। इसी तरह अब हम f जो है वो दूसरा मिड पॉइंट जो इस डायग्राम में ये आपको शो किया हुआ है, ये f, इस f को हम फाइंड करते हैं। f जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट f x6 y6 बी द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी। तो f x6 y6 जो है वो मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। देन f इक्वल टू x2 प्लस x3/2, यानी इसके हमारे पास जो b और c के कोऑर्डिनेट्स थे उसमें x2/2 x3/3 था। तो मैं b और c के दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड और दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे f यानी मिड दूसरी लाइन के मिड पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, x2 की वैल्यू है 5 प्लस x3 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 की वैल्यू है 2 प्लस y3 की वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 2 7/2 एंड 6 प्लस 2 8/2। ये 8/2 डिवाइड होके 2 1s are 2 2 4s are 8 और ये 7/2 एज इट इज। तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी, f विच इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2, 4। फिर मैं जी पॉइंट ले रहा हूं। ये जी पॉइंट जो है ये पॉइंट ये तीसरा मिड पॉइंट है और ये थर्ड लाइन सी डी का मिड पॉइंट है। तो इस तरह सी डी के कोऑर्डिनेट्स को भी आपस में मिड पॉइंट के फॉर्मूले पे ऐड करके 2 पे डिवाइड करता हूं तो मुझे जी मिल जाएगा। तो जी के लिए मैं इसको सपोज करता हूं कि लेट जी x7 y7 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये मिड पॉइंट है सी डी का।
तो फिर जी इक्वल टू सी डी के मिड पॉइंट्स में को कैलकुलेट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें 2 पे डिवाइड। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है x3 और डी का एक्स कोऑर्डिनेट है x4, ऐड करें 2 पे डिवाइड। इस तरह सी का y कोऑर्डिनेट है y3 और डी का y कोऑर्डिनेट है y4, उसको ऐड करें और 2 पे डिवाइड। और अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x3 2 माइनस x4 की वैल्यू थी -3, तो मैंने इसको 2 - 3 कर दिया डिवाइड बाई 2। इस तरह ये आ गया y3 6 है और y4 जो 2 है, तो 6 + 2 / 2। तो मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी -3 + 2 -1/2 और कॉमा 6 + 2 8/2। तो 2 1s are 2 4s are, तो मेरे पास मिड पॉइंट g आ गया -1/2, 4। इसके बाद मैं आगे ये देखूंगा कि अगली वैल्यू मेरे पास क्या है। अगली वैल्यू में मेरे पास है लेट h x8/8। ये h मेरे पास फोर्थ लाइन सेगमेंट ए डी कर लें या डी ए कर लें, उसका मिड पॉइंट है। तो इसको मैं लिखता हूं कि लेट h x8/8 बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। h x8/8 जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो फिर मैं ए डी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, ए और डी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड और कॉमा ए और डी के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड और फिर उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो ये x1 + x4/2, y1 + y4/2, x1 1 है, x4 -3 है बाई 2, y1 0 है, y4 2 है, ऐड करें डिवाइड बाई 2 और ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी -3 + 1 -2/2 और इधर 2 + 0 2/2। ये 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 1s are 2 और इधर यहाँ पे ये 2 डिवाइड बाई 2 1s are 2, तो इधर नेगेटिव साइन है, तो ये वैल्यू बन जाएगी, h की वैल्यू बन जाएगी -1 और 1। ये पॉइंट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, पार्ट नंबर 2 की तरफ आना है। पार्ट नंबर 2 में आपने क्या करना है कि आपने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं। टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स EF, FG, GH एंड HE, सिंपली कनेक्ट द मिड पॉइंट्स एंड एज फाउंड इन पार्ट 1 अकॉर्डिंगली। तो ये क्या कह रहा है कि आप क्या करें कि लाइन सेगमेंट्स EF, FG और GH और HE ये आपने ड्रॉ करने हैं। तो ये ड्रॉ करने के लिए आप सिंपली E को F से स्ट्रेट लाइन के ज़रिए स्केल रख के E को F से मिला दें, इसी तरह से F को G से मिला दें, इसी तरह से G को H के साथ स्ट्रेट लाइन के ज़रिए स्केल रख के मिला दें और H को E के साथ स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मिला दें, यानी स्केल रखें और मिला दें। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नई मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद एक नई फिगर बन गई, एक नई क्वाड्रिलेटरल बन गई और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है EFG और H। अब हमने ये देखना है कि ये जो नई क्वाड्रिलेटरल EFGH बनी है, इसके अंदर जो है वो कौन सी टाइप है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या ये पैरेललोग्राम है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वो ये है कि अगर ये पैरेललोग्राम होगी तो इसके जो है वो डायगोनल्स जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे और जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। और अगर ये रेक्टेंगल होगी तो इसके डायगोनल्स की लेंथ सेम होगी, इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होगी और उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। अगर ये स्क्वायर होगी तो इसकी चारों साइडों की लेंथ भी सेम होगी और इसके डायगोनल्स की लेंथ भी सेम होगी, तो फिर हम कह देंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस मैंने मुख्तलिफ डायग्राम्स के लिए आपके सामने रखी हैं। अब इसको हम देखते हैं कि ये कौन सी टाइप निकलती है। तो सबसे पहले हम EF फाइंड करेंगे। तो EF जो है उसके लिए हमें पॉइंट चाहिए होगा x5 y5 और x6 y6। तो मैं EF डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। EF डिस्टेंस इज इक्वल टू x6 - x5 होल स्क्वायर प्लस y6 - y5 होल स्क्वायर। ये इनको जो मैं पॉइंट्स दे देता हूँ, इनको जो कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि मैंने किस वैल्यू को यूज़ करके किस में से किस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप पॉइंट्स को जो है वो उनकी नेमिंग नहीं देंगे या उनको प्रॉपर जो है वो कुछ वेरिएबल्स अलॉट नहीं करेंगे, तो आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंड करवाना, बच्चों को समझाना या स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा है, ये कौन से वैल्यूज़ के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर रहा है। तो सबसे पहले x6 - x5 होल स्क्वायर, y6 - y5 होल स्क्वायर, ये E और F की वैल्यूज़ हमने E की वैल्यू को हमने अलॉट किया था x5 y5 और F की वैल्यू को हमने अलॉट किया था x6 y6। तो हम उन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करके अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो x6 - x5 होल स्क्वायर, y6 - y5 होल स्क्वायर, हर एक की वैल्यूज़ पीछे आपके पास अवेलेबल हैं। x6 है 7/2 - 3,
और होल स्क्वायर, और y6 है 4 और माइनस y1 है y5 है 1 और उसका स्क्वायर और रूट। तो ये 2 और 1 कैल्शियम 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू 7 7 और माइनस 2 डिवाइड बाई 2 2 3 जार 6 ब्रैकेट और स्क्वायर और 4 माइनस 1 3 और उसका स्क्वायर और रूट। 7 माइनस 6 1 बाई 2 का स्क्वायर, आगे प्लस 9 अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 अंडर रूट, और ये 4 और 1 कैल्शियम 4 4 डिवाइड बाई 4 1 1 जार 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 4 4 9 जार 36 अंडर रूट। ये 36 प्लस 1 37 बाई 4 अंडर रूट। तो 36 प्लस 1 37 बाई 4 अंडर रूट, इसमें 37 अंडर रूट एज इट इज और 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 आ जाएगा। तो ई एफ डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, इसको कर दें इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है, वो दूसरा डिस्टेंस कौन है, एफ जी। ये एफ जी जो कि बी सी और सी डी के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो नई लाइन क्रिएट हुई है एफ जी, ये आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। एफ और जी के लिए जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो x6 y6 हैं और x7 y7 है, तो मैं इनको यूज करता हूं। तो एफ जी इक्वल टू x7 माइनस x6 होल स्क्वायर प्लस y7 माइनस y6 होल स्क्वायर, यानी f और g के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके पॉइंट्स को आप इस फार्मूले के अंदर एडजस्ट करेंगे। अब एफ जी इक्वल टू x7 की जगह -1/2 और माइनस x6 की जगह 7/2 और ब्रैकेट और स्क्वायर और प्लस y7 की जगह 4 माइनस y6 की जगह 4 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। ये +4 और -4 कैंसिल होकर 0 ऊपर स्क्वायर, ये 2 और 2 कैल्शियम 2 डिवाइड बाई 2 1 इंटू -1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 इंटू 7 7 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर जो है वो 0 और -7 और -1 -8/4 -8/4 है तो 2 1 जार 2 4 जार। अब ये -4 विद इवन पावर, तो माइनस विद इवन पावर आंसर प्लस में आएगा और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एफ जी डिस्टेंस जो है वो 4 है, इसको 2 कर लें। फिर मैं तीसरा डिस्टेंस फाइंड करूंगा जी एच का। जी एच डिस्टेंस कौन सा है, जी एच डिस्टेंस है बी सी के मिड पॉइंट और डी ए के मिड पॉइंट यानी एच और जी के बीच में। तो ये डिस्टेंस मैं फाइंड करने के लिए इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स देखता हूं। जी के कोऑर्डिनेट्स थे x7 y7 और एच के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं x8 y8। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के जी एच की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं। तो जी एच इक्वल टू x8 माइनस x7 होल स्क्वायर प्लस y8 माइनस y7 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसमें x6 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1 माइनस x7 की वैल्यू मेरे पास -1/2 ऑलरेडी है, ब्रैकेट लगाएं, होल ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर लें, प्लस y8 की जगह 1 माइनस y7 की जगह 4 ब्रैकेट और स्क्वायर। तो ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 ब्रैकेट और स्क्वायर और प्लस -4 और प्लस 1 -3 उसका स्क्वायर और रूट। 2 और 1 कैल्शियम 2 2 डिवाइड बाई 1 2 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 जार 1 ब्रैकेट स्क्वायर और उसके बाद आगे प्लस माइनस विद इवन पावर, आंसर पॉजिटिव और 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट। तो -2 प्लस 1 ये मेरे पास बन जाएगा -1 और डिनोमिनेटर में 2 है, ब्रैकेट है, स्क्वायर है और आगे प्लस 9 है। माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव होता है, 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 1/4 प्लस 9 अंडर रूट। और ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 4 और 1 कैल्शियम 4 4 डिवाइड बाई 4 1 और 1 1 जार 1 और उसके बाद प्लस 4 डिवाइड बाई 1 4 4 9 जार 36 और स्क्वायर रूट 36 प्लस 1 36 प्लस 1 मेरे पास बन जाएगा 37/4 स्क्वायर रूट। इसमें जी एच अब फाइनल आंसर में 37 के ऊपर रूट आ जाएगा और 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे ये 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 करें और फिर इसी तरह आपने एच ई फाइंड करना है। एच जो है वो डी ए का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो एच जो है उसकी वैल्यू रखी x8 y8 और ई की वैल्यू रखी थी x5 y5। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है उसका डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करना है। तो एच ई डिस्टेंस इज इक्वल टू x5 माइनस x8 होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y8 होल स्क्वायर और इसके बाद मेरे पास आ गया 3 माइनस x8 की जगह -1 होल स्क्वायर प्लस y5 की जगह 1 माइनस y8 की जगह 1 स्क्वायर और रूट। ये +1 और -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही है और ये 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस और आगे 1 और ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। ये 3 + 1 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो एच ई जो है वो 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एच ई इज 4 स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे, एच ई 4 आ गया। इसको इक्वेशन 4 कर दें। अब बेसिकली ऑपोजिट साइड्स का तो इतना इशू नहीं है। ऑपोजिट साइड्स में तो आप देखोगे तो 1 और 2 का 3 का आंसर और 2 और 4 का आंसर सेम होगा, लेकिन बेसिकली मैंने इसको कंफर्म करना है कि ये डायग्राम कौन सी है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं तो फिर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर की तरफ जाएगी, और अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि पैरेललोग्राम की तरफ जाए। तो मैं इसको भी देखता हूँ। एफ एच डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे जो कि ऑपोजिट साइड्स को, एफ को एच से मिलाया एक डायगोनल ये हो गया, और फिर जी को ई से मिलाया दूसरा डायगोनल ये हो गया। तो एफ एच डायगोनल और जी ई डायगोनल, हम इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एफ और एच के लिए हमारे पास पॉइंट थे x6 y6 और x8 y8, उनके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x8 माइनस x6 होल स्क्वायर प्लस y8 माइनस y6 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और ये मेरे पास जो वैल्यू होगी ये एफ एच डायगोनल की होगी। x8 माइनस 1 माइनस x6 माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y8 इज 1 माइनस y6 4 स्क्वायर और रूट 2 और 1 कैल्सियम 2 डिवाइड बाय 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 1 इंटू 7 ब्रैकेट और स्क्वायर और प्लस -4 और +1 -3 और ऊपर स्क्वायर और रूट -2 और -7 ये -9 नीचे 2 ब्रैकेट और स्क्वायर और प्लस माइनस विद इवन पावर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस विद इवन पावर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 और आगे प्लस 9। अब 4 और 1 कैल्सियम ले लें। 4 और 1 कैल्सियम 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू 81 प्लस 4 डिवाइड बाय 1 4 9 36। आप 81 और 36 को ऐड कर दें, ये 117 बनेगा। 117 अंडर रूट डिवाइड बाय 4, तो 117 बाय 4 अंडर रूट। आप 117 के ऊपर अंडर रूट एज इट इज बरकरार रखें और 4 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ये 2 आएगा। इसको आप कर दें इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह अब हम दूसरा डायगोनल जो है वो जी ई फाइंड करते हैं। जो जी ई डायगोनल है उसमें हमारे पास वैल्यूज हैं x5 y5 और x7 y7। तो अब उनके बीच में डिस्टेंस फार्मूले के जरिए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जी ई इक्वल टू x5 माइनस x7 होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y7 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट x5 है 3 और माइनस x7 है -1/2, उसको एक नेगेटिव फार्मूले वाला एक नेगेटिव साइन इसका अपना ब्रैकेट स्क्वायर y5 1 माइनस y7 इज 4 स्क्वायर और रूट, तो ये 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 ब्रैकेट और स्क्वायर और प्लस 1 -4 प्लस 1 इज -3 ब्रैकेट और स्क्वायर और रूट। तो 2 और 1 कैल्सियम 2 डिवाइड बाय 1 2 3 आर 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 1 आर 1 और स्क्वायर और प्लस माइनस विद इवन पावर आंसर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर 9। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें और 6 and 1 7/2 6 and 1 7 और डिनोमिनेटर में 2 उसका स्क्वायर प्लस आगे 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7 7s आर 49 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 4 और 1 कैल्सियम 4 डिवाइड बाय 4 1 इंटू 49 प्लस 4 डिवाइड बाय 1 9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है 4 डिवाइड बाय 1 4 9s आर 36 49 और 36 को आप ऐड करेंगे 85 बनेगा। न्यूमरेटर में 85 डिनोमिनेटर में 4 होल स्क्वायर रूट और जी डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, न्यूमरेटर 85 स्क्वायर रूट के अंदर इसी तरह रहने दें और डिनोमिनेटर में 4 को रूट से बाहर निकालेंगे 2 आएगा, ये 6 होगा। अब आप देखो तो आपके पास पीछे जो मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं उसमें जो 1 आपका आया था EF वो 37/2 है और इसी तरह से आपका जो GH है जिसको आपने 3 कहा था वो भी 37/2 है। तो इसका मतलब ये है कि आपने EF from 1 and 3 EF distance is equal to GH distance equal to 37/2। अगेन आप ये तो दो साइडें आपके पास बराबर आ गई, ऑपोजिट साइड्स हैं और ये लेंथ में इक्वल आ गई। अब आप 2 और 4 पे जाएंगे। 2 आपके पास है FG4
और इसको आपने इक्वेशन 2 कहा था, और दूसरा डिस्टेंस आपके पास है एच ई और ये भी 4 था, इसको आपने इक्वेशन 4 कहा था। तो फ्रॉम 2 and 4 फ्रॉम 2 and 4 एफ जी डिस्टेंस इज इक्वल टू एच ई डिस्टेंस इज इक्वल टू 4। तो ये दो अपोजिट साइड जो है वो भी लेंथ में क्या हो गई, सेम हो गई। फिर हमने डायगोनल्स देखे थे 5 और 6, उनमें अगर आप चेक करो तो 5 का आंसर था 117/2 और 6 का आंसर आया 85/2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों लेंथ हैं ये बराबर नहीं है। सो फ्रॉम 5 and 6 से आप ये देखेंगे कि एफ एच डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जी ई डिस्टेंस। दैट मीन्स डायगनल्स आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि डायगनल्स जो हैं वो लेंथ में बराबर नहीं है, डायगनल्स जो है वो लेंथ में बराबर नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है इसका, जितना हमने काम किया सारा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है? वो फाइनल रिजल्ट ये है कि आपके पास ऑल द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इन फिगर। जो आपके पास डायग्राम थी मिड पॉइंट्स को मिला के ई एफ जी एच, उसको अगर आप देखें तो इसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं, ठीक है, और बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। लेकिन डायगोनल्स जो है वो लेंथ में बराबर नहीं है। अब ऑपोजिट साइड्स जो है वो लेंथ में सेम है लेकिन डायगोनल लेंथ में बराबर नहीं है, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगी? ये क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम होगी एंड नॉट अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल नहीं होगी। कुछ जगह पे मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं जहाँ पे उन्होंने इसको जो है वो बस ऑपोजिट साइड्स को बराबर करके और कहा कि जी मिड पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो दैट्स वाई मिड पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई है। ऐसी बात नहीं है। आपने 7.1 के क्वेश्चन जो हैं वो देखे हुए हैं, मेरे इस चैनल पे 7.1 की सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको निकाल के देखें कि पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्या कंडीशंस बताई हुई हैं, मैंने स्क्वायर के लिए क्या कंडीशंस बताई हुई हैं, और मैंने रेक्टेंगल के लिए क्या कंडीशंस बताई हुई हैं। तो उन कंडीशंस को अगर आप सामने रखें, खासतौर पर रेक्टेंगल की कंडीशन को अगर आप सामने रखें, तो आपको पता चलेगा कि रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स का लेंथ में सेम होना ज़रूरी है और ऑपोजिट साइड्स का भी लेंथ में इक्वल होना ज़रूरी है। जबकि यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑपोजिट साइड्स तो लेंथ में सेम है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। जब डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल नहीं बन सकती, बल्कि ये एक पैरेललोग्राम ही होगी। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास शायद ये सोल्यूशन जो है उसमें इसको रेक्टेंगल लिखवा दिया गया होगा, या कुछ टीचर से ये मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करें और लॉजिक के साथ आप उसको, जो बुक के अंदर चीज़ें दी हुई हैं, जो हमारे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और स्क्वायर के लिए कंडीशंस दी हुई हैं, उनको सामने रखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे मेरा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड हो गया। क्वेश्चन जो है वो लेंथी था तो इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म करनी पड़ रही है, वरना मैं कुछ और क्वेश्चन भी इसके साथ सॉल्व कर लेता। तो वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दें, और चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसलिए इस लेक्चर को 9th क्लास फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके जितने भी जानने वाले बच्चे हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि वो बच्चे जो हैं वो उनको राइट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन और एग्जैक्ट सोल्यूशन जो हैं वो उन बच्चों तक पहुंच सकें और वो मिस्टेक फ्री नोट्स बनाने में कामयाब हो जाएं। तो अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।